नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कुछ कर गुजरने के लिए इच्छाएं प्रबल चाहिए, कठिन लक्ष्य भी हो सकता है हासिल, पर इसके लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ संकल्प जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को प्रेरणा देता है और ऐसा संभव कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं टीबी मुक्त देश की, जिसके लिए लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025। किस तरह की स्ट्रैटेजीज या तैयारियां इसके लिए की गई हैं और कैसे टीबी से बचाव के साथ साथ देश को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल किन कारणों से तपेदिक रोग का खतरा बढ़ता है और किस तरह से ये किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। टीबी, जिसे क्षय रोग या तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है, स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। टीबी कई प्रकार की हो सकती है और कई अंगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन आमतौर पर ये फेफड़ों में होती है। फेफड़ों में होने वाली टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। टीबी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर उसके नाक व मुंह से निकली हुई बूंदों में टीबी के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, जो आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। टीबी के बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर कई वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रह सकते हैं। जब व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, तब ये बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। टीबी का सही व पूर्ण इलाज करवाना जरूरी है। सरकार द्वारा देश भर में टीबी के इलाज के लिए कई सेंटर उपलब्ध हैं, जहां पर रोगी को मुफ्त दवा दी जाती है। टीबी के संक्रमण से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। सावधानियों का पालन करने से टीबी के खतरे को कम किया जा सकता है और इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। 24 मार्च को होता है वर्ल्ड टीबी डे, यानी विश्व तपेदिक रोग दिवस। इसके विषय में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जानकारी हम आपको देंगे आज के कार्यक्रम में। साथ ही ये भी बताएंगे कि किन उपलब्धियों से और किस रास्ते को तय करके जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाने का, उसको संभव किया जा सकता है। इसी में सभी के योगदान की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के द्वारा सुझाए गए जो एडवाइजेज या सलाह है, उसको पालन करने की जरूरत है। साथ ही कुछ सावधानियां अपनाना भी बेहद जरूरी है। क्या करना है आपको, क्यों आवश्यक है पल्मोनरी टीबी या फेफड़ों की टीबी का सही समय पर सही इलाज करवाना, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी इलनेसेस। साथ ही आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर के चोपड़ा, फॉर्मर डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली टीबी सेंटर। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। टीबी का जो संक्रमण है वो बचाव हो सकता है, उससे किन सावधानियों का आपको पालन करना है, ये हम आपको बताएंगे। इस समस्या से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये जो शत्रु या दुश्मन है टीबी का, किस तरह से इसको हराया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर चोपड़ा, आपसे समझना चाहेंगे कि देश में टीबी पेशेंट्स की बात की जाए, क्या स्तर देख रहे हैं, इन्फेक्शन का रिस्क कितना है अलग अलग एज ग्रुप्स में, और जागरूकता का स्तर कितना बढ़ा है? अगर हम डेटा देखें तो इंडिया में, हमारे देश में प्रति वर्ष 27 लाख के लगभग पेशेंट होते हैं जो डिटेक्ट होते हैं, जिनको हम ट्रीटमेंट पे डालते हैं, और उनमें से अबाउट 90% को हम ठीक भी कर लेते हैं। ये डिजीज वाले केस होते हैं जी। इसके अलावा एक और तरह के केस होते हैं जिसको इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन मीन अगर कोई भी पर्सन टीबी बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट में आ गया, बैक्टीरिया सिर्फ 10% में बीमारी शुरू होती है शुरुआत में, 90% में कीटाणु बॉडी के अंदर डॉर्मेंट रह जाते हैं। अगर सिम्टम आ जाते हैं तो हम उसको डिजीज कहते हैं। अगर सिर्फ इन्फेक्शन चला गया, जो एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट करके हम स्किन टेस्ट से देखते हैं, उसका मतलब है बॉडी में कीटाणु चले गए,
बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, जिसके कारण ये टेस्ट पॉजिटिव आता है और कीटाणु बॉडी में हर अंग में रह जाते हैं। जी। जब भी कभी हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो डॉर्मेंट बैक्टीरिया डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस स्टेट। तो जब इन्फेक्शन से डिजीज ना फैले, इसके लिए उपाय अब हमने शुरू कर दिए, क्योंकि जिनको डिजीज है अगर हमको 95% को भी ठीक कर लें तो भी हम जो हमारा टारगेट है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का हम नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि जो इन्फेक्टेड पूल जो 35 to 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, वो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम 10% ऑफ केसेस दे विल गो ऑन डेवलपिंग द डिजीज। तो अब हम ना केवल डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, अब इन्फेक्शन को भी ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो डिजीज में ना पहुंचे। जी डॉक्टर संगीता शर्मा, किस तरह से अगर बच्चों में टीबी रोग की बात की जाए चुनौतियां अलग रहती हैं और क्यों आवश्यक है कि बच्चों को पहचान भी रोग की उनमें जल्दी हो जाए और इलाज सही हो और पूरा हो? बच्चों में क्योंकि बॉडी रेजिस्टेंस उतना अच्छा नहीं होता, तो जैसे जो एडल्ट में जो सिम्टम्स हैं, फीवर, बुखार का होना, खांसी का होना 2 हफ्ते से ज़्यादा, कई बार ये बच्चों में लक्षण उतने वेग होते हैं। जी। बच्चों में भी हो सकते हैं। हम बोलते हैं कि किसी भी बच्चे को या एडल्ट को अगर बुखार या खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है, उसको भूख नहीं लग रही, उसका वजन कम हो रहा है, तो और घर में किसी और को टीबी है या कोई डेथ हो गई फैमिली में जिसका कॉज नहीं पता, तो ऐसे में हमें घर वालों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि सारी की सारी जांचें और सारी की सारी ट्रीटमेंट पूरी फ्री मिलती है इन गवर्नमेंट सेंटर्स, और इवन इन प्राइवेट मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस आर टेकन केयर ऑफ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों में लक्षण थोड़े वेग होते हैं, फिर बच्चों में जो बीमारी फैलने की, जैसे डॉक्टर चोपड़ा ने बताया, कीटाणु अंदर चला गया जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन से डिजीज का जो सफ़र है नॉर्मली 5 to 10% एडल्ट्स में होता है, बट बच्चों में ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जैसे 1 साल से कम के बच्चे में देखा गया है तो 50% को रिस्क रहता है, फिर 2 से 5 वालों को 25% रिस्क रहता है। तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती। एंड जो उनकी बीमारी होती है वो डेंजरस फॉर्म्स ऑफ डिजीज होती है, जैसे दिमाग में टीबी का चले जाना या पूरे शरीर में टीबी का फैल जाना। अच्छा, बट उस ऑल द मोर हमें, अगर बच्चा कोई सुस्त पड़ा है या उसमें लक्षण उतने ठीक नहीं आ रहे, उसको ज़रूर आके जांच करवानी चाहिए। अब ये हमारे जांच केंद्र पे है, बच्चों में जांच करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, बट ऐसा नहीं है कि जांचें नहीं होती। पेट से, खाली पेट जो छोटा बच्चा है, स्पेशली देखो जो बच्चा बलगम दे सकता है, तो हम उसे बोलते हैं कि आप अच्छी तरह बच्चे लंबा सांस लेके जोर की खांसी करो और बलगम निकालो। पर जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनमें अभी आज की डेट में जैसे पेट में नाली डाल के, खाली पेट सुबह माँ को बुलाया जाता है, तो बच्चे में वो नाली डाल के वो उसका जो बलगम जो पूरी रात वो स्वॉलो करता है वो निकाल ली जाती है। बट अब और भी नए टेस्ट आ रहे हैं जिसमें ये चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। WHO ने तो रिकमेंड करे हैं और हम भी अपने प्रोग्राम में अभी उनकी देख रहे हैं कि कैसे हम उनको कर पाएंगे। जैसे स्टूल्स, मतलब पेशाब का, इवन ब्रेथ में, इवन टंग स्वॉब, ये कुछ टेस्ट हैं जिनसे अब कोई खांसी करने की क्षमता की कोई जरूरत ही नहीं है। जी, तो कई तरीके हो सकते हैं जिनसे पहचान की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि अगर कोई असामान्य लक्षण हो रहे हैं तो एक विशेषज्ञ के पास जाएं और ये जान लें कि कहीं ये पल्मोनरी टीबी के कारण तो नहीं हो रहा। डॉक्टर चोपड़ा, किस तरह से एक बार तय होने के बाद कि तपेदिक रोग ही है, इलाज होना चाहिए, और कितनी वो ड्यूरेशन होती है जिसमें दवा लेने के बाद वो व्यक्ति संक्रमित नहीं कर सकता दूसरे लोगों को या कंटेजियस नहीं रह जाता? एक बार जब हमने सुनिश्चित कर लिया कि इस मरीज को टीबी की शिकायत है तो हम मिनिमम 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हम उसका रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। एक ड्रग होती है रिफेम्पिसिन, अगर रेजिस्टेंट है तो उसके लिए हम रेजिस्टेंट का ट्रीटमेंट देते हैं जो 9 से 11 महीने का होता है। अगर ड्रग सेंसिटिव है, मीन्स सारी दवाइयाँ उसे काम कर रही है, तो हमारा 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट जो है सिंगल ड्रग नहीं होती, 3 या 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है।
जैसे डॉक्टर संगीता कह रही थी कि हमारे बहुत सारे डॉट सेंटर हैं, दिल्ली में अगर देखें तो 500 हैं, पूरे भारत में देखें तो 5 लाख से ज़्यादा डॉट सेंटर्स हैं जिनसे दवाई मिलती है। अब हम मरीज को दवाई घर पे खाने के लिए नहीं देते, ये डॉट्स प्रणाली से देते हैं। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली अंडर सुपरविजन। तो हेल्थ वर्कर के पास आता है, हेल्थ वर्कर के सामने दवाई खाता है, सो दैट वी आर श्योर कि पेशेंट ने दवाई खा ली। और एक बार जब दवाई शुरू हो जाती है तो 3 से 4 हफ्ते में कीटाणु मर जाते हैं। पेशेंट से दूसरे हेल्दी कॉन्टैक्ट्स को बीमारी होने का डर कम रहता है, लेकिन इलाज 6 मंथ तक करना पड़ता है। अगर हम 6 मंथ तक इलाज नहीं करते तो बीमारी दोबारा हो जाती है या उस पर दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। जी, और इस अवस्था को कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। डॉक्टर चोपड़ा, कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत बार लोग डॉट सेंटर नहीं पहुंच पाए और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति को ट्रैवल करना होता है, सिम्टम्स आने बंद हो जाते हैं तो उसको लगता है शायद दवाओं की इतनी जरूरत नहीं है। किस तरह की स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया गया है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो दवा दी जानी चाहिए वो पूरी सही खुराक दी जा रही है और सही समय तक दी जा रही है? एक्शन प्लान में क्या बदलाव आए हैं? राइट, कोविड के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कई डॉट सेंटर खुल नहीं रहे थे, ट्रेवल की प्रॉब्लम थी, लोग डॉट सेंटर नहीं पहुंच रहे थे। तो उस टाइम में जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई थी, हर पेशेंट के पास आजकल मोबाइल होता है, तो हमारे वर्कर क्योंकि पेशेंट के घर जाके एजुकेशन नहीं दे रहे थे तो मोबाइल पे उनको हेल्थ एजुकेशन देते थे। क्या होता क्या है, जब कीटाणु मरते हैं शुरू में 1 और 2 महीने के अंदर ही जैसे कीटाणु मरे तो पेशेंट के सिम्टम ठीक हो जाते हैं, तो मरीज सोचते हैं अब मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे जरूरत होती है उसको हेल्थ एजुकेशन देने की कि अगर आप 6 मंथ तक दवाई नहीं लेंगे तो बीमारी दोबारा हो जाएगी, सिम्टम दोबारा आ जाएंगे और आपको नए से दोबारा दवाई शुरू करनी पड़ेगी और हो सकता है एमडीआर ट्रीटमेंट हो जाए जैसे आप बता रहे थे, क्योंकि जब पूरा टाइम तक रेगुलर दवाई नहीं लेते तो ये दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं और एमडीआर का जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो दवाइयां ज़्यादा भी होती हैं, टॉक्सिक भी होती हैं और ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। अब कोविड की आपने बात की, कोविड में ट्रैवल प्रॉब्लम थी, लॉकडाउन था, तो मोबाइल से हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे थे। हमने बड़ी सारी एनजीओ को साथ इन्वॉल्व करके 15-15 दिन 1-1 महीने की दवाई पेशेंट के घर तक पहुंचाई। अपना टोल फ्री नंबर शेयर किया कि किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो तो हमें बताए। उससे पहले ही हमारा एक प्रोग्राम शुरू हो गया था जिसको डॉट्स 99 कहते थे। उसमें पेशेंट को डॉट सेंटर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे कोविड टाइम था, वैसे भी सोशल स्टिग्मा के कारण कई लोग टीबी सेंटर नहीं आना चाहते। मैरिजेबल एज की लड़कियां होती है, टीबी सेंटर नहीं आती कि उनकी शादी में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने एक डॉट्स 99 सिस्टम पहले ही शुरू किया हुआ था जिसके अंदर जब भी कोई पेशेंट हम ट्रीटमेंट पे डालते हैं हम उसका मोबाइल नंबर अपने सर्वर पे नोट कर लेते हैं और पेशेंट को कहते हैं जब वो दवाई खाए तो स्ट्रिप्स के अंदर जैसे अगर उसे 3 टेबलेट खानी है तो जैसे वो तीसरी टेबलेट निकालेगा उसके अंदर एक टोल फ्री नंबर आएगा। उस टोल फ्री नंबर पे उसको रजिस्टर्ड मोबाइल, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल देने ताकि हमारे सेंटर में सुपरवाइजर को पता लग गया कि इसने दवाई खा ली। अगर 12 बजे तक हमारे पास कॉल नहीं आती तो हमारा हेल्थ विजिटर उसको फोन करके हेल्थ एजुकेशन देता है और कहता है ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू रखने। और ये टोल फ्री नंबर हर बार अलग होता है ताकि ये ना हो कि पेशेंट नंबर को याद कर ले, दवाई ना खाए और कॉल करता रहे। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर संगीता, रीमा जी का मेल है, वो ये कह रही हैं कि उनके बच्चे की उम्र है 13 वर्ष, उसको सडनली जो है बुखार बार बार आ रहा था और वजन गिरता जा रहा था। डॉक्टर्स ने काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, कुछ समझ नहीं आया तो उसे टीबी की दवा शुरू कर दी गई। जानना ये चाह रही हैं कि क्या अगर ये तय नहीं पाया जाता कि टीबी है, ऐसे में टीबी की दवा शुरू करना सही है और क्या अगर लॉन्ग रन तक इस तरह का ट्रीटमेंट चलता है तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बहुत संक्षेप में किस तरह से बताना चाहेंगी? ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है बच्चों में कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि सही जांच करनी। जांच ज़रूर होनी चाहिए थी जिसमें इजी रहता है कि चेस्ट एक्सरे और बलगम जैसे मैंने बताया एज डिपेंडेंट, तो उनसे काफ़ी हद तक, या बच्चों में जो नेक्स्ट कॉमन होती है जो गांठों की टीबी है, तो ये गले में गांठें होती हैं और ये लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तो बट अब जब इलाज शुरू हो गया है तो मैं उनको राय दूंगी कि फिर भी अभी जैसे मुझे जो समझ आ रही है कि अभी कुछ ही दिन पहले इलाज स्टार्ट हुआ है, लगभग 1 महीना इन्होंने लिखा है, 1 महीना पहले से ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। हाँ, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे में कुछ सुधार आना शुरू हुआ है? जी। अगर सुधार आना शुरू हुआ है तो
इट मेक्स सेंस कि फिर भी उसको एक किसी केंद्र में दिखाया जाए, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और अगर क्योंकि कई बार उस समय लक्षण नहीं आते और बाद में चीजें सामने आनी शुरू हो जाती हैं, पर जब और मैं हमेशा अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ 2 खतरनाक फॉर्म्स होती हैं, जैसे एक दिमाग की टीबी है और एक मिलरी टीबी है, जिसमें हम कई बार कीटाणु को नहीं पकड़ सकते बट हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। पर दूसरी चीजों में थोड़ा वेट कर लेना इम्पोर्टेंट रहता है, बट जब उनका इलाज स्टार्ट हो गया तो शी शुड report to a district hospital, right, and take the advice of the doctor, because each case is different. If I say कि नहीं उनको इलाज कंटिन्यू रखना चाहिए, you know, maybe we are missing on something. सेकंड ओपिनियन ले ली जाए, सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं डॉक्टर अरोड़ा के डॉक्टर चोपड़ा के केस जो बात चल रही थी उसमें ऐड करना चाहूंगी। ये देखा गया है क्योंकि बच्चों में जब स्कूल और सेंटर के टाइमिंग्स क्लैश होते थे, मैं बिल्कुल इसी बात पर आ रही थी। 2 चीजें हैं जो डिस्कशन में आई हैं। पहली चीज स्टिग्मा कि बच्चे को टीबी है, अगर ये बताएंगे तो स्कूल का क्या इफेक्ट रहेगा या उनका किस तरह से रिएक्ट करेंगे आसपास के बच्चे, और दूसरा बच्चों के जो डोज के टाइमिंग्स है उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। तो ये जो दोनों चीजें हैं, देखो हमें ये इसमें जो ओनस है दैट लाइज ऑन एवरीबडी। आई थिंक इट लाइज ऑन द हेल्थ सिस्टम ऑल्सो कि हम लोगों ने इतनी अवेयरनेस नहीं पैदा करी कि आज की डेट में भी ट्यूबरक्लोसिस इज अ सोशल स्टिग्मा। ठीक है, सो वी नीड टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड इट्स जब तक अब हम देख रहे हैं 25 में टीबी को एलिमिनेट करना हमारे कंट्री में, ठीक है, 25 नहीं तो चलो 30 तक, बट उस केस में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग द पब्लिक। ठीक है, आज किसी के बच्चे को है, कल आपके बच्चे को भी हो सकती है ना, तो हमें सबको इकट्ठे मिलजुल के ये लड़ाई को लड़ना है। एंड कमिंग टू द ड्रग्स, अब जब देखा गया था कि बच्चों में स्कूल में जाने में उनको सेंटर में टाइमिंग्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस केस में अब घर का या कोई पड़ोस में कोई जिम्मेवार जो इंसान है उसको डॉट्स प्रोवाइडर बना दिया जाता है, उसको मेडिसिन दे दी जाती है और वो अपने सामने ये चीज, डॉट्स की ब्यूटी क्या है, डॉट्स मींस डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चे का, आई लॉस्ट दैट चाइल्ड, माँ उसकी डॉट्स प्रोवाइडर थी एंड मदर वाज अ स्कूल टीचर, और दोनों मदर और बच्चा सेम स्कूल में जाते थे, एंड बट द चाइल्ड वाज नॉट इम्प्रूविंग। ठीक है, और हमने सारे टेस्ट करवा रहे थे और हमेशा रिपोर्ट में आता था कि ये बच्चा ड्रग सेंसिटिव है, कि ये दवाइयां उस पर असर करेंगी, बट मदर वाज सो पर्टिकुलर कि डॉक्टर साहब मैं तो इसको सुबह स्कूल जाने से पहले इसके हाथ में दवाई देती हूँ। ठीक है, बट हाथ में दवाई देना और सामने बच्चे को दवाई खिलाना में जमीन आसमान का फर्क है। एंड कैन यू बिलीव, आफ्टर फ्यू डेज वी लॉस्ट दैट चाइल्ड एंड आफ्टर अ मंथ उसकी मदर आती है और एक पूरा पिल्लो लेकर मेरे पास, आंखों मतलब शी वाज लिटरली बिटरली क्राइंग, कहती डॉक्टर साहब मैं उसको देती थी, जल्दी में दोनों होते थे, स्कूल पहुंचना होता था, बच्चा मेरे से दवाई पकड़ता था पर अपने सराहने के गुलाफ में डाल देता था। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का यही फायदा है कि इसमें हेल्थ वर्कर्स सामने दवाई खिलवाते हैं। तो अगर हम ये निश्चित कर लें कि ये दवाई सामने स्वॉलो की जा रही है, तो ये दवाइयां इतनी अच्छी हैं, बी ए ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जो डॉक्टर चोपड़ा ने बोला कि रिफेम्पिसिन या जो और ड्रग्स हैं उनको टेस्ट में आता है कि असर नहीं करेंगी, उनके भी ऐसे बढ़िया इलाज स्टार्ट हो चुके हैं कि हर टीबी में भी ड्रग सेंसिटिव है, में भी ड्रग रेजिस्टेंट है, एमडीआर, एक्सडीआर सारी ट्रीटेबल। तो इलाज उपलब्ध है, जरूरत है कि सही समय पर रोग की पहचान हो जाए और इलाज को सही तरीके से लिया जाए, खुराक पूरी ली जाए और सुनिश्चित समय के लिए ली जाए। फिलहाल एक कॉलर है दिल्ली से, मनोज है फोन लाइन पर। मनोज जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरी माता जी को 9 महीने से टीबी है, दिल्ली के 4 महीने एडमिट में टीबी हॉस्पिटल में, अभी इनका 12 महीने की रिपोर्ट है, तो इसके शरीर में वीकनेस बहुत ज्यादा है, भूख नहीं लगती है जी ये डॉक्टर बहुत ज्यादा और हाथ पैरों में बहुत दर्द है। डॉक्टर चोपड़ा, इलाज के साथ साथ जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, भूख नहीं लगती या
जो मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रोगियों का मन ही नहीं करता है खाना खाने का, किस तरह से इन कॉम्प्लिकेशंस को टैकल किया जा सकता है? यस, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी हम दवाई शुरू करते हैं तो ये 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहला होता है गैस्ट्राइटिस, गैस बनती है, गैस्ट्राइटिस किसी भी दवाई से हो सकता है। टीबी में क्योंकि 3-4 दवाइयाँ हैं, शुरू में हर पेशेंट तकरीबन ये कंप्लेन करता है, हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं गैस्ट्राइटिस के लिए। कई केसेस में है गैस्ट्राइटिस के कारण भूख नहीं लगती, दूसरा भूख ना लगने के कारण टीबी इन्फेक्शन, टीबी इन्फेक्शन में भी भूख नहीं लगती। जो टीबी इन्फेक्शन में भूख नहीं लगती, जैसे जैसे टीबी की दवाई जाती है शरीर में कुछ दिनों में बीमारी के कीटाणु मरने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को भूख लगनी शुरू हो जाती है। गैस्ट्राइटिस के कारण अगर भूख नहीं लगी, हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हर डॉट सेंटर से हमारे मिल जाता है। तीसरा एक और कारण होता है जो हमारी दवाइयाँ कई बार लीवर पे इफेक्ट करती है, हर किसी को नहीं करती, 3 से 4% पेशेंट्स को लीवर पे इफेक्ट आ जाता है दवाई के कारण, जिसके कारण भूख नहीं लगती। तो जब कभी भी दवाई हमारे डॉट सेंटर से मिलती है। डॉट सेंटर हमेशा एक हेल्थ फैसिलिटी है जिसमें मेडिकल ऑफिसर होते हैं। अगर कोई सिम्टम है, कोई दिक्कत है, तो अपने हम हेल्थ विजिटर को भी कहते हैं, पेशेंट को भी कहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत है मेडिकल ऑफिसर के पास जाइए। मेडिकल ऑफिसर उसको चेक करेंगे, देखेंगे अगर गैस्ट्राइटिस के कारण है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, बीमारी के कारण है पेशेंट को कन्विंस करेंगे कि थोड़े दिन दवाई चलने दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर कोई लीवर पे इफेक्ट है तो ब्लड टेस्ट से लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसके लिए अलग से दवाई दी जाती है सिम्टोमेटिक। कई बार हमें लीवर फंक्शन टेस्ट खराब हो, जो 2 से 3% केसेस में होता है, उसमें हम कुछ टाइम के लिए दवाई बंद करके दोबारा शुरू करते, पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर भी अगर नहीं ठीक होता तो हम दवाई भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि पेशेंट को जो भी सिम्टम हो, जो दिक्कत हो, डॉक्टर को जरूर बताए। जो मनोज जी कह रहे थे हाथ पैरों में दर्द होता है, एक हमारे आईएनएच दवाई होती है जिसके कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, उसके लिए भी दवाई अवेलेबल है। द मोमेंट पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं उसको वो दवाई दी जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो जहां पर दिखा रहे हैं उन डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करें, या डॉट सेंटर भी आप जा सकते हैं? डॉट सेंटर भी जा सकते हैं, अगर हमारा डॉट प्रोवाइडर अपने आप समझा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डॉट सेंटर हमेशा मेडिकल फैसिलिटी के अंदर होता है, जिसमें डॉक्टर है तो वो डॉक्टर के पास रेफर कर देते हैं। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक रोग के बारे में। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर के चोपड़ा, डॉक्टर संगीता शर्मा। और आइए अब रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड लेते हैं, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर चोपड़ा आपसे कि क्या अगर शरीर के अंदर टीबी के बैक्टीरिया हैं, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति टीबी रोग से ग्रस्त है? नहीं, उसको टीबी इन्फेक्शन है। रोग तब होगा जब इम्यूनिटी कम होगी और इन्फेक्शन से वो डिजीज की स्टेट में, मतलब उसके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाएंगे और सिम्टम हो जाएंगे। डॉक्टर संगीता शर्मा, क्या ये रोग माता पिता से बच्चों में जाता है, हेरिडिटरी या आनुवंशिक होता है? नहीं। डॉक्टर चोपड़ा, क्या 2 हफ्ते से अधिक खांसी रहना, बलगम आना या बलगम से खून आना टीबी का लक्षण हो सकता है? यस, हाँ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है जिसको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी उसको टीबी हो। हमारे 10 से 15% ऐसे केसेस टीबी निकलते हैं। अगर हम टीबी रूल आउट कर देते हैं बलगम जांच करके, फिर हम अदर कॉजेज ऑफ कफ देखते हैं। जी डॉक्टर संगीता, बच्चे में अचानक वजन गिरना या भूख न लगना क्या टीबी का संकेत दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, उसकी जांच होनी चाहिए बच्चे की। जी डॉक्टर चोपड़ा, धूम्रपान करने वाले या जिनको श्वसन रोग है, दमा है, क्या इनमें टीबी का खतरा अधिक होता है? यस, जो स्मोकिंग करते हैं उसे इम्यूनिटी लंग्स की कम हो जाती है, जो सेल वॉल होती है वो वीक हो जाती है, और इवन जो दूसरे नशा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, तो उनमें डिजीज होने का चांस ज्यादा होता है। डॉक्टर संगीता, अगर बच्चे को वैक्सीनेट किया गया है, टीकाकरण हो गया है, तो अगर वो टीबी रोगी के साथ भी रहता है तो कोई खतरा नहीं होगा? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, उसको चांसेस कम हो जाते हैं उसको, बट प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकती है। देखो, जो रोगी के साथ रहता है, रोगी का इलाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब तक जैसे डॉक्टर चोपड़ा ने बोला 2-3 हफ्ते लग जाते हैं बलगम को नेगेटिव होने के लिए, तब तक जो घर में जो रोगी है वो अपने मुंह पे कपड़ा बांध के रहे। और अगर माँ ऐसी मदर है जो स्पूटम पॉजिटिव है और वो स्तनपान दे रही है, तो वो भी मुंह पे कपड़ा बांध के बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। जी डॉक्टर चोपड़ा, क्या अगर कोई एमडीआर टीबी का पेशेंट है तो वो एमडीआर टीबी का संक्रमण ही फैलाएगा? मोस्ट ऑफ द केसेस संक्रमण एमडीआर से ही होगा। डॉक्टर संगीता, बच्चों में बार बार एक्सरे करना क्या उचित है, या किस तरीके से तय करते हैं कि बच्चे को ठीक से ट्रीटमेंट हो रहा है या रिकवर कर गया? हर बार एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। एक्सरे हम शुरू में डायग्नोसिस बनाने के टाइम कराते हैं, और जब ट्रीटमेंट एक बार स्टार्ट हो जाती है और तो बच्चे का वजन बढ़ना, उसका बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है,
तो क्लिनिकली बच्चा इंप्रूव करता है। फिर हम बलगम जांच करवाते हैं, तो एक्सरे हम नॉर्मली नहीं करवाते। अगर कोई बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन हमें लगती है तब करवाते हैं। एक्सरे सिर्फ एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट होती है। जी डॉक्टर चोपड़ा, क्या एक बार लक्षण खत्म हो जाए यानी रोग चला गया तो दवा बंद की जा सकती है? नहीं, कम से कम ड्रग सेंसिटिव टीबी का ट्रीटमेंट 6 महीने का होता है। 6 महीने से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टम जरूर 1 महीने 2 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। अगर दवाई नहीं ली तो दोबारा टीबी होने का खतरा रहेगा। टीबी का ट्रीटमेंट यदि बच्चे को ठीक से ना दिया जाए या उसकी डोजेस स्किप की जाए तो क्या उसकी ग्रोथ और जो फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल हेल्थ है वो भी प्रभावित हो सकती है? डॉक्टर संगीता, देखिए, अगर उसको इरेगुलर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो सबसे बड़ा रिस्क है जिसको हम MDR या XDR टीबी बोलते हैं, उसके कीटाणु वो दवाइयाँ उन कीटाणु पे बेअसर हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी डोज मिस नहीं करनी चाहिए। और अब तो बच्चों के लिए हमारी चाइल्ड फ्रेंडली मतलब डिस्पर्सिबल फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आ गए। मतलब 3 गोलियां एक में और उसको पानी की बूंद डालो वो पूरी घुल जाएगी। 25 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल भी 0 पिल बर्डन है। जी डॉक्टर चोपड़ा, क्या अगर एक बार किसी को एक्सपोजर हो गया है तो ये मान लिया जाए कि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी यानी दोबारा उससे टीबी का संक्रमण नहीं होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, वो ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होती। अगर एक बार टीबी ठीक हो गया तो दोबारा उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्लस जो डॉर्मेंट बैक्टीरिया पड़े हैं, अगर बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो गया तो भी रिएक्टिवेट हो सकते हैं। तो उस मरीज को अपना खान पान ठीक रखना चाहिए, इम्यूनिटी मेंटेन रखनी चाहिए और किसी पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है तो पेशेंट को कफ एटिकेट अपनाने चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना कर सके। डॉक्टर संगीता, क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को टीबी से बचाव के लिए और बेहतर इलाज के लिए? जो सबसे बड़ा संदेश है कि ये बीमारी टोटली ट्रीटेबल, क्योरेबल है और हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस साल का आपने स्लोगन देखा होगा, यस वी मीन्स हम सब कैन एंड टीबी। हम टीबी को मुक्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बट अकेले नहीं। मतलब ना अकेला हेल्थ सिस्टम काम कर सकता है, ना अकेला मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को जिम्मेदारी और भूमिका निभाने की आवश्यकता है। डॉक्टर चोपड़ा, एक वाक्य में आपका संदेश। जी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड के लोगों को, मैं तो कहूंगा डीडी न्यूज को भी अपनी क्लिपिंग चलानी चाहिए बार बार, क्योंकि हमारा टारगेट नजदीक आ रहा है 2025 तक, ताकि कम्युनिटी को ये सारी जानकारी मिले और कम्युनिटी भी अगर कोई सिम्टोमेटिक ढूंढती है तो कोशिश करे उसको डॉट सेंटर रेफर करने। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर के चोपड़ा, डॉक्टर संगीता शर्मा। टीबी एक ऐसा रोग है जिससे बचाव भी किया जा सकता है और इलाज भी किया जा सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी अपनी भूमिका या जिम्मेदारी सभी लोग निभाएं। कोई लक्षण है तो उसे नजरअंदाज न करें। टीबी का पूरा इलाज लें, सही इलाज लें और जहां तक हो सके इस रोग से बचाव कीजिए। और जैसा विशेषज्ञों ने कहा कि सभी के पार्टिसिपेशन की जरूरत है, यानी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, तो जागरूकता बढ़ाने का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।